गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से आप सभी छात्रों का आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज 1 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार की इस कक्षा में लेसन 6 का एक नया टॉपिक लेकर के यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं हम। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है जलमार्ग। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर यातायात के संसाधनों में अभी हमने कल की जो वीडियो देखा, कल का जो वीडियो हमने आपको समझाया था वो तो स्थल मार्ग था। स्थल मार्ग में सड़क मार्ग, रेल मार्ग दोनों मार्ग आते हैं, तो उसके बारे में कल मैंने जाना था। आज हम यहाँ पर जलमार्ग की बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज जलमार्ग के द्वारा भी लोग एक देश से दूसरे देश में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन का उपयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों, नाव, स्टीमर, पानी का जहाज आदि ऐसे संसाधन हैं जो कि जलमार्ग के साधन कहलाते हैं। अब विद्यार्थियों, जलमार्ग को दो प्रकार से बांटा गया है, आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। तो आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग को दोनों को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे थोड़ी देर से। क्योंकि जलमार्ग का जो साधन है वो लोगों ने उपयोग करना क्यों प्रारंभ किया? विद्यार्थी इसलिए उपयोग करना प्रारंभ किया क्योंकि सड़क और वायु मार्ग की अपेक्षा जलमार्ग के जो साधन है वो सस्ते साधन है। अब आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग, इन दोनों में अंतर क्या है? आंतरिक जलमार्ग का मतलब यह है कि बड़ी बड़ी नदियों में, बड़ी बड़ी नहरों में नाव व स्टीमर द्वारा यात्रा करना, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात हमारे आंतरिक सीमाओं में जलमार्ग द्वारा व्यापार करना, आवागमन करना आंतरिक जलमार्ग का साधन कहलाता है। समुद्री जलमार्ग का अर्थ है कि एक देश से दूसरे देश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए या अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए जलमार्ग द्वारा या जलमार्ग के साधन का प्रयोग करना समुद्री जलमार्ग कहलाता है। विद्यार्थियों, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जैसे गंगा नदी यानी प्रयागराज व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ सदिया से धुबरी, केरल में चंपाकारा से उद्योग मंडल नहरों का और कोल्लम से कोट्टापुरम का, काकीनाडा पुदुचेरी नहर स्ट्रेस, पूर्वी तटीय नहर ब्राह्मणी महानदी 623 किलोमीटर का जलमार्ग। भारत के कुल आंतरिक जलमार्गों की लंबाई 14,500 किलोमीटर। इन पॉइंट्स को आप विशेष गौर से ध्यान दें। विद्यार्थियों, इन 5-6 जो जलमार्ग हैं भारत के, उन जलमार्गों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए इन मार्गों का उपयोग किया जाता है। और इनके साधन है स्टीमर, नाव और पानी के छोटे वाले जहाज। इसके बाद समुद्री जलमार्ग क्या है? समुद्र के रास्ते से यात्रा करने व माल आने जाने की समुद्री जलमार्ग परिवहन कहलाते हैं। समुद्री जलमार्ग परिवहन समुद्र के रास्ते से एक देश से दूसरे देश में जाना यानी आवागमन करना, एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात करने के लिए इस मार्ग का उपयोग करना और इस मार्ग के साधन का उपयोग करना समुद्री जलमार्ग परिवहन कहलाता है। यह यातायात के साधन का प्रयोग दूसरे देशों में जाने वाले माल ले जाने के लिए किया जाता है। हमारे देश का कुल लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। क्यों? भारत के 3 ओर समुद्र लगा हुआ है। केवल उत्तर का जो हिस्सा है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो भारत का शेष जो हिस्सा है, पूरा पश्चिम और दक्षिण, वो हमारा समुद्र से लगा हुआ है। इसलिए भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार जो होता है, आयात निर्यात, वो हमारा समुद्री मार्ग से ही होता है। समुद्र के किनारे बड़े बड़े बंदरगाहों को बनाया जाता है, जहाँ पर समुद्री जहाज़ों के रुकने की व्यवस्थाएं, देशों की यात्राएं की जाती हैं।
पत्तनों में जहाज़ों पर सामान लादने व उतारने की व्यवस्था रहती है। भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर 12 प्रमुख और लगभग 200 अन्य छोटे छोटे बंदरगाह पत्तन बने हुए हैं, जिनकी देखभाल का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य पत्तनों की देखभाल वहाँ की राज्य सरकारें करती हैं। विद्यार्थियों, जो राष्ट्रीय बंदरगाह हैं उनकी देखरेख, उनकी व्यवस्था का संपन्न करना ये केंद्र सरकार के अधीन है। बाकी शेष अन्य जो छोटे छोटे पत्तन हैं, छोटे छोटे जलमार्ग पर बने हुए बंदरगाह हैं, उन सभी की देखरेख करना, उन सभी पर संसाधनों को जुटाना, व्यवस्था करना, ये राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, मुंबई, कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप, तोतिपुना मार्ग में कंडला, मंगलोर, कोच्चि, नावासेवा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर, ये ऐसे बंदरगाह हैं जो भारत के बड़े बंदरगाहों, बड़े पत्तन में शुमार करते हैं। इसके बाद बात करते हैं वायु मार्ग की। तो हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर आसमान में जिस रास्ते पर उड़ते हैं उसे हम वायु मार्ग कहते हैं। मतलब जिस मार्ग पर हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज चलते हैं उस मार्ग को हम वायु मार्ग कहते हैं। वायु मार्ग यातायात का सबसे तेज गति का साधन है, लेकिन तेज गति के साधन के साथ साथ यह सबसे महंगा साधन भी है। भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान सन 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई थी। सन 1953 में भारतीय वायु यातायात की व्यवस्था केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ली और भारत में एयर इंडिया के अतिरिक्त अनेक निजी कंपनियां भी विमान सेवाएं दे रही हैं। तो विद्यार्थियों, ये वायु मार्ग से जुड़ी हुई सन 1953 में जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा द्वारा भारत सरकार से टाई अप करके सर्वप्रथम उड़ान भरने का कार्य इलाहाबाद से नैनी के मध्य में हुआ, जहां पर इन स्थानों जहां पर हवाई जहाज हेलीकॉप्टरों को रखा जाता है या उतरते हैं या उड़ान भरते हैं, उनको हम हवाई अड्डा कहते हैं। विद्यार्थियों, भारत सरकार द्वारा एयर इंडिया के साथ साथ अन्य छोटी छोटी विमान कंपनियां भारत की जो हैं वो आज वायु मार्ग में और वायु यातायात के परिवहन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। चूँकि यह एक बहुत अधिक महंगा यातायात साधन है, इसलिए बहुत कम लोग ही इस मार्ग का उपयोग कर पाते हैं। अधिकांश लोग सड़क मार्ग या जलमार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर यातायात करने का साधनों का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, कल पुनः एक नए टॉपिक के साथ व्यापार और उससे जुड़ी समस्त जानकारियों पर अध्ययन करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल आगे बढ़ूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।